हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6, दैट इज द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ये तुम्हारा चैप्टर है ना, इसमें तुम लोगों को तितलियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। एंड अपने लाइफ में अभी तक तुम लोगों ने इतना तितलियों के बारे में नहीं जाना होगा जितना इस वीडियो में तुम लोग जानने वाले हो, क्योंकि पूरा चैप्टर ही तितलियों के बारे में है। देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरा जो आवाज है वो चेंज हो चुका है एंड एजुकेशनल भैया की आवाज तो इस तरह नहीं थी। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा एजुकेशनल भैया नहीं हूँ। तुम्हारा एजुकेशनल भैया का तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं तुम्हारा आयुष भैया तुम लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएगा। एंड मेरा खुद का भी चैनल है जिसका नाम है अनएंडिंग एजुकेशन। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है देन उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर वो थोड़ा सा बोरिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को बिना पढ़े चले जाते एग्जाम में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा देन मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। इस वीडियो में तुम लोगों को मेनली 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। एक मैं जो कि नरेटर हूँ एंड मैं तुम लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही अच्छे से नरेट करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड कैरेक्टर कौन है उससे तुम खुद मिल लो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचर्ड ई ब्राइट। मुझे बटरफ्लाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज की है। एंड मैंने वो डिस्कवरीज कैसे की है इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में आज का चैप्टर तुम लोगों को पढ़ना होगा। हेलो, मैं हूँ रिचर्ड की मदर। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हमें बताया जाता है कि 22 की एज में रिचर्ड ई ब्राइट जो कि फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे, यानी कि फॉर्मर गाइड ऑफ द ईयर थे, उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को अपनी डिस्कवरी की कैसे सेल वर्क करती है इस डिस्कवरी से सबको उत्तेजित यानी कि एक्साइट कर दिया। रिचर्ड ई ब्राइट एंड उसके फ्रेंड जो कि साथ मिलकर ये इस डिस्कवरी पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को एक आर्टिकल जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस था, उसमें अपनी जो डिस्कवरी उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये पहली बार हुआ था कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट की वर्क को इस आर्टिकल में पब्लिश किया गया था। स्पोर्ट्स में ये ऐसा था कि 15 की एज में किसी बंदे ने बिग लीग खेला यानी कि ग्रैंड लीग खेला एंड उसने पहले बैटिंग करके एक सिक्सर यानी कि होम रन मार दिया। सीधे साधे मतलब में समझोगे देन ये बताया जा रहा है कि जो ये डिस्कवरी थी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एंड रिचर्ड ई ब्राइट ने इतनी कम एज में एक ऐसी डिस्कवरी कर ली थी जो कि किसी ने नहीं सोची थी। इसके बाद रिचर्ड ई ब्राइट ने ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट किए एंड ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई? ये सारी चीजें बटरफ्लाई से शुरू हुई। अब हम रिचर्ड ई ब्राइट के लाइफ के फ्लैशबैक में चलते हैं कि कैसे ये सारी चीजें रिचर्ड ई ब्राइट ने अपने बचपन से शुरू की। तो अब हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है वो अपनी फैमिली का एक लौता बेटा था जो पेंसिल्वेनिया नाम के एक शहर में रहता था। वो पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में बड़ा हुआ था एंड जगह का नाम क्या था जहाँ पे वो बड़ा हुआ था? उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम था रीडिंग। अब ये जगह कहाँ पे है? ये जो जगह है ये यूएसए में है। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था। मैं ना ही वहाँ फुटबॉल खेल सकता था ना ही बास्केटबॉल खेल सकता था, लेकिन एक चीज मैं वहाँ जरूर कर सकता था, वो था चीजों को कलेक्ट करना। जब हमारा रिचर्ड ई ब्राइट छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा था ना एंड केजी में पढ़ा करता था ना, तभी से उसे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का एक अलग ही लेवल का शौक था। बटरफ्लाइज के साथ साथ उसे और भी चीजें कलेक्ट करने में मजा आता था। तुम लोग भी जब बचपन में होगे तब तुम लोग भी बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते होगे। कमेंट करके तुम लोग भी बताना कि तुम लोग कौन कौन सी चीजें बचपन में कलेक्ट किया करते थे। तो जो रिचर्ड ई ब्राइट था वो बटरफ्लाइज के साथ साथ फॉसिल्स, रॉक्स के अलग अलग टुकड़े एंड कॉइन्स, ये सारी चीजें भी वो इकट्ठा किया करता था। ई ब्राइट को एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में जानने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे प्लैनेट, स्टार्स, इस सारी चीजों पे बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए वो कभी कभी रात भर अपने घर की छत पे बैठ के स्टार्स को देखा करता था। ई ब्राइट को चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड उसका जो माइंड था ना वो भी बहुत ज्यादा साफ था। मेरी मदर जो थी वो मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज किया करती थी। वो मुझे अलग अलग ट्रिप्स पे ले जाया करती थी, साथ ही में वो मुझे अलग अलग आइटम्स ला के दिया करती थी जो मेरी स्टडीज में मुझे हेल्प करते थे, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास एक्सेट्रा।
और ऐसी और भी चीजें मुझे ला के देती थी एंड हर प्रोस्पेक्टिव से मेरी हेल्प करने की कोशिश किया करती थी। मैं ही रिचर्ड की साथी थी, कंपेनियन थी, दोस्त थी, जब तक वो स्कूल जाना शुरू करता है। उसके बाद मैं उसके दोस्तों को घर ले आती थी जो उसके साथ खेलते थे एंड टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन रात के टाइम हम लोग दोनों साथ में मिलके सारे काम किया करते थे। मेरे लिए मेरा बेटा रिची मेरा दुनिया था, मेरा सब कुछ था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी 3rd स्टैंडर्ड में। हम हर रात खाना साथ में ही खाते थे। रिचर्ड को जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा साफ था एंड उसे चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। रिचर्ड जो है वो जब क्लास 2 में था तभी उसने अपने होम टाउन की 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया था। मुझे लगा कि ये मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड होगा, लेकिन फिर मेरी मदर जो है मुझे एक बुक ला के देती है जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक ने मुझे बताया कि कैसे जो बटरफ्लाईज है वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती है एंड ये जो बुक होती है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड ये बुक मेरे लिए एक नई दुनिया खोल के रख देती है। बुक के एंड में रीडर्स को भी इनवाइट किया गया था कि वो भी बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में जानने में हेल्प करे। कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट ने सभी रीडर्स को बोला था कि वो भी इस बटरफ्लाई माइग्रेशन में हेल्प करे। उन्होंने बोला कि सारे जो बटरफ्लाईज है उनके विंग्स में जो भी रीडर्स इसे पढ़ रहे हैं वो छोटा सा टैग लगा दे, यानी कि छोटा सा स्टिप ऑफ पेपर लगा दे ताकि उनकी जो माइग्रेशन है उसे पढ़ने में आसानी हो उन्हें। रिचर्ड को पता था कि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ के उस पे टैग लगाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम है एंड ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसलिए वो आइडिया लगाता है एंड फीमेल मोनार्क बटरफ्लाईज को पकड़ता है एंड उसके एग्स को चोरी करके यानी कि ले लेता है उसके एग्स को एंड उससे जैसे ये बच्चे निकलते थे देन उसे वो टैग करके छोड़ दिया करता था एंड ये सारी चीजें वो अपने घर के बेसमेंट में किया करता था एंड कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाईज का घर था, या फिर कह सकते हो कि हजारों मोनार्क बटरफ्लाईज का घर था रिचर्ड इब्राइट का बेसमेंट। धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है इसमें से खत्म होने लगा क्योंकि ये जो प्रोसेस था काफी टाइम कंज्यूमिंग था एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मुझे केवल 2 टैग बटरफ्लाईज ही मिलते हैं जो कि मेरे घर से बस 75 मील्स की दूरी पे थे एंड इससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं लगता है बटरफ्लाईज के बारे में। अब रिचर्ड इब्राइट 7th स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है। 7th स्टैंडर्ड में वो पहुंचता है तो वो एक साइंस के काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक लोकल साइंस के कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था, अपना रिसर्च वर्क सबमिट करना था। वहाँ उस काउंटी फेयर में सभी को कुछ ना कुछ प्राइज जरूर मिलता है, लेकिन हमारा रिचर्ड को कोई भी प्राइज नहीं मिलता है एंड वो बहुत ही ज्यादा सैडली वहाँ बैठा होता है उस काउंटी फेयर में। रिचर्ड अपना प्रोजेक्ट स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू पे सबमिट करता है एंड फिर वो रियलाइज करता है कि सारे विनर्स ने ट्राई किया था कि वो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स कर पाए एंड रिचर्ड्स ने वो ट्राई नहीं किया था, इसलिए बाकी सारे तो जीत जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन रिचर्ड कोई भी प्राइज नहीं जीतता है उस दिन। एंड यहाँ तुम लोग जान सकते हो कि जो रिचर्ड है उसे कितना बड़ा झटका लगा होगा जब वो कोई भी प्राइज नहीं जीतता है काउंटी फेयर में। मैं जान चुका था कि नेक्स्ट साल के साइंस फेयर को जीतने के लिए मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा एंड फिर बहुत मैंने सोचा कि मैं कौन से फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। देन मुझे आइडिया आया कि मुझे इंसेक्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, देन मुझे उसी फील्ड में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर उर्कुहार्ट को लेटर लिखता हूँ एंड आइडियाज मांगता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीजों पे काम कर सकता हूँ। उस लेटर का रिप्लाई जल्दी ही आ जाता है एंड मुझे बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। उन सारे आइडियाज ने मुझे अपने हाई स्कूल के टाइम में बिजी रखा एंड मैंने उन आइडिया से बहुत सारे प्राइजेस भी जीता काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में। जैसे कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ये ढूंढने की कोशिश की थी कि किन रीजंस के कारण मोनार्क कैटरपिलर हर साल बहुत ज्यादा तादाद में मारे जाते हैं। मुझे लगा कि शायद डिजीज बीटल्स से फैलते हैं, इसलिए मैंने बीटल्स को एंड मोनार्क कैटरपिलर को साथ में बड़ा किया, लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी वही मैं दिखा देता हूँ एंड इससे मैं प्राइज फाइनली जीत जाता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर उन्हें फिर से दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना था। अब दूसरे प्रोजेक्ट में उन्हें ये टेस्ट करना था, उन्हें एक थ्योरी टेस्ट करना था। थ्योरी ये था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है।
और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो मोनार्क बटरफ्लाई जैसा दिख पाए, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को जनरली नहीं खाया करते थे, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाईज थी वो बर्ड्स को खाने में टेस्टी नहीं लगती थी। इसलिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो उन्हें कॉपी किया करती थी ताकि बर्ड्स उन्हें ना खा पाए। यही चीज उन्हें प्रूव करना था एंड टेस्ट करना था। इब्राइट को अपने प्रोजेक्ट में ये दिखाना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाईज को खाती है। रिचर्ड अपने प्रोजेक्ट में अपने रिसर्च में ये पता करते हैं कि जो स्टारलिंग नाम का एक बर्ड है जिसकी फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हो, ये जो बर्ड है ये नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाती थी एंड इसे जितना भी जो मोनार्क बटरफ्लाई है उतना खाने को मिल जाया करता था। देन ये बेसिकली प्रेफर किया करती थी मोनार्क बटरफ्लाई को खाने के लिए एंड ये मोनार्क बटरफ्लाई को बहुत ही चाव से खाती थी। उनका ये जो प्रोजेक्ट है वो जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज अचीव करता है एंड वो काउंटी फेयर में थर्ड प्राइज जीतते हैं, यानी कि थर्ड पोजीशन पाते हैं। अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर यानी कि 10th स्टैंडर्ड में वो फिर से अपनी रिसर्च वर्क को शुरू करते हैं एंड इस बार वो अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी कर देते हैं और यहीं से वो अपनी थ्योरी पे इनडायरेक्टली काम शुरू करते हैं, जो कि था लाइफ ऑफ सेल पे। सभी का मानना था कि मोनार्क प्यूपा में जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स थे वो केवल शो के लिए थे उनमें, लेकिन जो रिचर्ड इब्राइट है वो इस पे काम करते हैं एंड पता लगाते हैं कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स थी ये बटरफ्लाई के ओवरऑल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करती थी एंड ये रिचर्ड इब्राइट पता लगाते हैं एंड तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी डिस्कवरी थी उनकी लाइफ के लिए। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है काउंटी फेयर में एंड इससे मैं इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी पार्टिसिपेट कर सकता था, जहां पे अलग अलग कंट्री के पार्टिसिपेंट्स आए थे। यहाँ पे मुझे थर्ड प्राइज मिलता है जूलॉजी में, साथ ही में मुझे समर के टाइम चांस मिलता है एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट जाकर अलग अलग टाइप के रिसर्च करने के लिए। अब हमारे रिचर्ड इब्राइट 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, वो वहां जाते हैं एंड अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करते हैं। इस बार वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करते हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से आर्मी लेबोरेटरी जाके काम करने का चांस मिलता है। अब वो 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो एक और बहुत बड़ी खोज करते हैं एंड वो खोज क्या करते हैं, वो ये डिस्कवरी करते हैं कि जो 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स थी मोनार्क प्यूपा में, उससे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते थे जिससे जो मोनार्क प्यूपा है उसके विंग्स में डेवलपमेंट होती थी। इस खोज के लिए उन्हें जूलॉजी के डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज मिलता है। फिर वो अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टी बिताते हैं आरबी लैब में एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी में काम करते हुए अपनी पूरी छुट्टियां बिता देते हैं। भाई छुट्टियां इन सब कामों में कौन बिताता है बताओ तो? हम लोग तो गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय करते हैं बस, लेकिन रिचर्ड इब्राइट देखो दुनिया को डेवलप करने के लिए अपनी गर्मियों की छुट्टी को त्याग कर रहा था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कॉलेज का फर्स्ट ईयर उनका शुरू होता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं एंड अपने खोज को कंटिन्यू करते हैं एंड लैब के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 1-1.5 साल बाद जब वो उस केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे करते हैं एंड उसे स्टडी कर रहे होते हैं, तब उन्हें आइडिया आ जाता है सेल के लाइफ के बारे में। उन्हें पता चलता है कि क्यों डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ कहा जाता है एंड उससे कैसे जो हेरिडिटी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल करता है, यानी कि जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि आखिर डीएनए किस चिड़िया का नाम है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कंटेन करते हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एंड उसमें अलग अलग चेंजेस आते हैं। डीएनए से ये डिसाइड होता है कि तुम्हारा जो हाइट है वो कितना होगा, तुम्हारा स्किन का कलर क्या होगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चीज की कमी है एंड सपोज कोई ह्यूमन में कोई चीज की कमी है, देन उसके बच्चे में भी वो कमी हो सकती है डीएनए के थ्रू। डीएनए ये भी बताता है कि तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया डीएनए के बारे में, और जानना होगा देन गूगल कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिचर्ड एंड उसके कॉलेज का फ्रेंड जेम्स आर वोंग रात भर काम करते हैं प्लास्टिक मॉडल्स बनाने में, ड्राइंग बनाते हैं जिससे वो दूसरों को एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर उन्होंने क्या डिस्कवरी किया है।
एंड इसी के बाद जो रिचर्ड है उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो डिस्कवरी है वो आर्टिकल में पब्लिश होती है, जिसके बारे में चैप्टर के स्टार्ट में मेंशन किया गया था। एंड उसी के बारे में चैप्टर स्टार्ट हुआ था हम लोगों का। याद है ना तुम लोगों को? याद नहीं है तो तुम लोग क्या कर रहे हो यार, अच्छे से देखो वीडियो को, ठीक है, एंड वापस से जाके देखो। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिचर्ड अपने क्लास के 1510 बच्चों में सेकंड पोजीशन ग्रैब करते हैं एंड फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं अपने कॉलेज से। ग्रेजुएट होने के बाद भी वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं एंड अगर उनका जो रिसर्च वर्क है वो करेक्ट प्रूफ कर देते हैं, देन ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होती इस साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इससे हम लोगों को आइडिया मिलता कि कैसे हम लोग कैंसर एंड और भी दूसरी डिजीजेस से हम लोग बच सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई है? ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि जो रिचर्ड का माइंड था वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरा था, उसे चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड इसलिए तुम लोग भी इंटरेस्ट जगाओ चीजों को जानने में। तुम लोग भी एक दिन साइंटिस्ट बन जाओगे। तुम लोगों का लाइफ में क्या क्या गोल है, क्या क्या ड्रीम है, मुझे कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबके अलावा मैं दूसरी चीजों में भी इंटरेस्टेड था, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, कैनोइंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं एक परफेक्ट फोटोग्राफर भी था। स्कूल के उनके सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड ए वियरर उनकी बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे, उन्हें मोटिवेट किया करते थे एंड उनकी बहुत ज्यादा तारीफें किया करते थे, यानी कि रिचर्ड ई ब्राइट की तारीफ किया करते थे। हमारे आगे के चैप्टर में एंड चैप्टर के एंड में ये बताया गया कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कोई भी इंडिविजुअल में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज अच्छे से सुनना। सबसे पहले एक शार्प माइंड होना चाहिए, उसमें हम लोगों को क्यूरियोसिटी ऐड करना होगा एंड एक सही रीजन के लिए, यानी कि समाज के हित के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। ये नहीं कि पिछले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रिफिन के बदले फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर में, वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड तुम लोग उस वीडियो का थंबनेल देख सकते हो। तो ये नहीं है कि हम लोगों को अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए, हम लोग समाज के फायदे के लिए काम करेंगे तभी हम लोग एक अच्छे साइंटिस्ट कहला पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप तुम लोगों को पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ, मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दे देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।